हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अगेन हमारे ओम क्लासेस के एक और नए फ्रेश वीडियो में। हम थॉट ग्रुप सीरीज़ का पार्ट 4 आज पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने लगभग 6 थॉट ग्रुप्स पढ़ लिए हैं। आज 7 थॉट ग्रुप मैं शुरू करने वाला हूँ। जो थॉट ग्रुप हम शुरू करने वाले हैं वो भी एडजेक्टिव पे ही बेस्ड है, लेकिन आज हम एक प्योर एडजेक्टिव पढ़ेंगे, लाइक जिसे आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं। एडजेक्टिव, मैं सारे पॉइंट्स आपको एडजेक्टिव से रिलेटेड रिकॉल कराता जाऊंगा। पहली बात, ये एडजेक्टिव लिखा होता है लेकिन पढ़ते इसको है एडजेक्टिव डी साइलेंट होता है ना। तो ये एक हेल्दी हैबिट आप लगाइएगा, एडजेक्टिव ना पढ़ के इसे एडजेक्टिव पढ़ना शुरू करिएगा। एडजेक्टिव प्लस नाउन, आज का हमारा थॉट ग्रुप यही है। एक रूल हमेशा याद रखिएगा, नाउन के पहले ही एडजेक्टिव आता है। जैसे हिंदी में बोलते हैं लंबा लड़का, हिंदी में जैसे होता है वैसे ही इंग्लिश में होता है। लड़के के पहले इंग्लिश में लंबा की इंग्लिश टॉप, बॉय के पहले लिखी जाती है। तो इसका एग्जाम्पल आज हम देखेंगे। जैसे मैंने पहले ही बोला, लंबा लड़का। आपको ये तो पता है एडजेक्टिव क्या है और नाउन क्या है। नाउन मीन्स नेम ऑफ एनीथिंग, दैट मीन्स नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का या स्टेट ऑफ बीइंग का नाम होता है ना। एडजेक्टिव जो होता है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है उस पर्टिकुलर नाउन के बारे में। एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी ऐसा कोई शब्द जो इस नाउन के बारे में या तो उसकी विशेषता बता रहा हो या उसकी बुराई कर रहा हो, वो एडजेक्टिव होता है। यानी ये जो लड़का हमारा नाउन है ना, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को ही लड़का बोलते हैं, है ना। लिविंग बीइंग को, जो सजीव है उसे लड़का बोलते हैं। और वो लंबा है, यानी ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन इस लड़के के बारे में दी जा रही है ये है एडजेक्टिव, लंबा लड़का। हिंदी में जिस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है, लंबा पहले लिखा हुआ, लड़का बाद में लिखा है, उसी तरह इंग्लिश में भी लिखते हैं, टॉल, बॉय। काफ़ी सिंपल होता है। तो इनके ऑर्डर को लेके आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। बस प्रीपोजिशन एक ऐसा होता है ना जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है पूरी इंग्लिश में, है ना। बाकी एडजेक्टिव और नाउन का कॉम्बिनेशन जैसे हिंदी में होता है वैसे ही इंग्लिश में होता है। तो कुछ और कॉमन एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। सुंदर लड़की, क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल गर्ल। ऐसे ही धनी लोग, यानी कि रिच पीपल। आप यहाँ पे वेल्दी पीपल भी बोल सकते थे, है ना। कमजोर छात्र। देखिए एक चीज़ यहाँ से क्लियर होती है। देखिए ये जो हम पढ़ रहे थे, लंबा, सुंदर, धनी, ये विशेषता बताने वाले शब्द थे। लेकिन कमजोर, ये कोई विशेषता तो बता नहीं रहा इस छात्र के बारे में, ये तो उसकी बुराई है। लेकिन इंग्लिश में एडजेक्टिव ये भी है, क्योंकि ये छात्र के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हाँ वो छात्र जो है वो कमजोर है। तो इंग्लिश कमजोर की होती है वीक और छात्र की होती है स्टूडेंट, है। कुछ और एग्जांपल्स हम देखेंगे यहाँ पे। कमजोर छात्र हो गया। इसके बाद से स्वादिष्ट भोजन। स्वादिष्ट की भी कई अंग्रेजी होती है ना। आप टेस्टी बोल सकते हैं, यमी बोल सकते हैं, डिलीशियस बोल सकते हैं। भोजन की इंग्लिश तो फूड होती है, मील भी होता है ना। स्वादिष्ट भोजन यानी टेस्टी फूड, यमी मील या यमी फूड, डिलीशियस मील या डिलीशियस फूड। ठीक है। अब स्वादिष्ट भोजन के बाद से मान लीजिए मैंने कहा उबाऊ। मैं उन एग्जाम्पल्स को ले रहा हूँ जो आपकी डेली लाइफ में यूज होते हैं।
उबाऊ आदमी, यानी ऐसा आदमी जो आपको उबा देता हो, है ना, यानी बोर कर देता हो, बोरिंग पर्सन या मैन, बोरिंग पर्सन। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये बोर्ड जो होता है ये वर्ब है और इसमें आईएनजी लगाई है, ये वर्ब का ये फिफ्थ फॉर्म है, वर्ब प्लस आईएनजी, लेकिन यहाँ पे ये एज अ पार्टिसिपल वर्क कर रहा है। वर्ब का वो फॉर्म जो एडजेक्टिव के रूप में काम करता है वो पार्टिसिपल कहलाता है। तो यहाँ पे ये इट्स वर्किंग एज अ एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव। तो आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे ये वर्ब नहीं, यहाँ पे वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। इस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि वो पर्सन जो है उबाऊ है, ठीक है। ऐसे ही चाय आप लोग गर्म पीना पसंद करते हैं, गर्म चाय, तो क्या हो जाएगा, हॉट टी। चाय गर्म पीना पसंद करते हैं तो ठंडी, ठंडी लाइक ठंडी क्या पीना पसंद करते हैं आप लोग, ठंडी, ठंडी पानी तो ना बोल सकते हैं, हम उसको ठंडा पानी बोलें अगर ज़्यादा बेहतर है, ठंडा पानी। तो क्या हो जाएगा, कोल्ड वाटर। अब देखिए एक और ज्ञान की बात यहाँ पे, ये जो भी लास्ट में ना कोई भी ऐसा टर्म इंग्लिश का जिसके लास्ट में आर आता हो ना, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलते। जैसे यहाँ पे इसको वाटर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे वाटर अ, हिंदी में इसको अ लिखा जाता था, है ना, तो वाटर अ यानी वाटर, र नहीं बोलेंगे। ऐसा लगेगा कि र बोल रहे लेकिन र नहीं बोलते, ऐसे वाटर, वोटर, है ना, अलग अलग अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में अलग अलग तरह से प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन इसको र नहीं बोलेगा, वाटर, ठीक है, ठंडा पानी। ऐसे टीचर, टीचर में भी आता है लास्ट में, तो र नहीं बोला जाता, टीचर, है ना। कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, डॉक्टर, डॉक्टर ना बोल के डॉक्टर, है ना, ये ध्यान देने वाली बातें हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि एडजेक्टिव प्लस नाउन का एग्जाम्पल हमारा हो गया। अब कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, लेकिन हमारे नेक्स्ट थॉट ग्रुप का। तो हमारा नेक्स्ट थॉट ग्रुप जो होगा वो 8वां नंबर थॉट ग्रुप होगा, जो है तो बेस्ड एडजेक्टिव पे ही, एक और स्पीच यहाँ पे जुड़ेगा। अभी तक हमने देखा जो अभी हम पढ़ रहे थे वो था एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब इसके आगे जुड़ेगा एडवर्ब। अब एडवर्ब के बारे में जान लेते हैं। ये लिखा है वर्ब, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और एड आपको पता ही है, एड जब भी लग गया इसका मतलब विशेषता या बुराई बताने वाला, यानी इस क्रिया को क्वालिफाई करने वाला। ये जो क्रिया है ना, इसको वो क्वालिफाई करने वाला कोई भी जो शब्द होगा वो एडवर्ब होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि एडवर्ब सिर्फ क्रिया को, यानी जो क्रिया हो रही है उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे। क्रिया के साथ साथ एडजेक्टिव के बारे में भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकता है, यानी इसके बारे में। और कभी कभी तो एडवर्ब खुद के बारे में भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। दैट मीन्स कि अगर इस बात को लेकर, इस कंसेप्ट को समझ के अगर हम डेफिनेशन बताएं तो हो जाएगा एडवर्ब या से समथिंग एडिशनल और गिव समथिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब, एडजेक्टिव और समटाइम इटसेल्फ, खुद के बारे में भी, है ना। तो ये हमारा एग्जाम्पल बन जाता है। तो ये एडवर्ब जो है ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, वर्ब को भी करता है और कभी कभी खुद को भी करता है, ठीक है, देख लेंगे। एडवर्ब ऑफ डिग्रीज बोला जाता है, लेकिन ये काफ़ी डीप नॉलेज हो जाएगी, इसलिए हम बेसिकली अभी से ये जानेंगे कि सिर्फ एडवर्ब है, होता तो एडवर्ब ही है ना, तो उसके अंदर ज़्यादा घुसना नहीं है। एडवर्ब में यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ कौन से एडवर्ब ऑफ डिग्रीज हैं जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं, एडजेक्टिव के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। आपका एक्सट्रीमली, देन आपका टू, और एक और होता है एनफ, है ना। ऐसा
ज़रूरी नहीं है। तो इन पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इन पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। अभी हमने जो एडजेक्टिव प्लस नाउन देखा उसको एक एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रोड है, ये तो किसी चीज़ का नाम है ना, रोड, सड़क। अब रोड क्या हो सकती है, बिजी हो सकती है, मतलब कि बिजी रोड, यानी इसका मतलब कि वो रोड है ना उस पर चहल पहल ज़्यादा है, यानी भीड़ भाड़ वाला रोड जिस पे चहल पहल ज़्यादा होती है, हमेशा चलते रहने वाला रोड है ना, जिस पे गाड़ियाँ हमेशा चलती रहती हैं, तो उसको बिजी रोड बोलते हैं। अब बिजी रोड का मतलब हो गया चहल पहल वाली सड़क, यानी ऐसी सड़क जहाँ पे चहल पहल ज़्यादा होती है ना। अब इसको अगर हम इसके आगे लगाते हैं वेरी, तो इसका मतलब हो जाएगा बहुत चहल पहल वाली सड़क, है ना, बहुत बिजी रोड, वेरी बिजी रोड। ऐसे अब देखिए यहाँ पे जो वेरी है ना, ये एडवर्ब है, ये इस बिजी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है ना, और ये रोड को क्वालिफाई कर रहा है बिजी, यानी कि रोड हमारा नाउन है और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रही है एडवर्ब। अभी देखेंगे कि एडवर्ब खुद को कैसे क्वालिफाई करता है। अगर मान लीजिए हिंदी में मैंने यहाँ पे जोड़ दिया बहुत ही चहल पहल वाली सड़क, तो फिर इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब बहुत ही आ जाए ना, तो बहुत ही जब भी आए तो आप वेरी को 2 बार रिपीट कर सकते हैं डैश लगा के, वेरी वेरी, यानी बहुत ही बिजी रोड, स्पेलिंग ROED, वेरी वेरी बिजी रोड, यानी बहुत ही चहल पहल वाली सड़क। ठीक है, वेरी वेरी बिजी रोड, यानी ये वाला जो देखिए, अब यहाँ देखिए रोड नाउन है, नाउन को क्वालिफाई जो कर रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन, रोड का एडिशनल कि वो बिजी रोड है, चहल पहल वाला रोड, तो ये जो बिजी है ये एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर रहा है, वो हमारा ये वेरी, ये वाला वेरी, तो ये क्या है, एडवर्ब है, और इसी एडवर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है, ये वाला वेरी, ये भी एडवर्ब है, यानी एडवर्ब जो है यहाँ पे एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर रहा है, और यही एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है ना। वेरी वेरी बिजी रोड, बहुत ही चहल पहल वाली सड़क। कुछ एग्जांपल्स हम इस पे देखेंगे, वेरी का यूज करके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। जैसे अक्सर आपने सुना होगा बिजी पर्सन, बिजी पर्सन का मतलब क्या हो गया, व्यस्त आदमी, यानी व्यस्त व्यक्ति। अब अगर हम इसके आगे लगा दें वेरी बिजी पर्सन, यानी बहुत व्यस्त आदमी, और अगर हमने इसमें लगा दिया वेरी वेरी 2 बार, वेरी बिजी पर्सन, तो क्या हो जाएगा, बहुत ही व्यस्त आदमी। ठीक है, बहुत ही व्यस्त आदमी। अब एक और बात मैं आपको बता दूं, अब हर बार वेरी वेरी नहीं लिखना चाहिए। एक्चुअली बोलचाल में हम वेरी वेरी बोल देते हैं, वेरी वेरी को रिप्लेस किया जा सकता है, एक टर्म है एक्सट्रीमली, है ना। तो अब हम शुद्ध इंग्लिश बोलना, और बोलचाल में वेरी वेरी बोल दिया जाता है, का यूज कर रहे हैं इस
टर्म ऑलरेडी डिफाइंड है एक्सट्रीमली, है ना। अब हम वेरी वेरी की जगह एक्सट्रीमली बोला करेंगे, ठीक है। कुछ इस पे बेस्ड एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स इस पे, जैसे मैंने कहा था तो ठीक, बहुत है, बहुत है, तो भैया यहाँ पे तो वेरी लगेगा, वेरी। अगर हम इसमें जोड़ते हैं बहुत चाय, तो क्या हो जाएगा, वेरी वेरी हॉट टी। और इस वेरी वेरी को हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं, एक्सट्रीमली से, है ना, एक्सट्रीमली से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी इस पार्ट को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक्सट्रीमली से, एक्सट्रीमली हॉट टी, यानी बहुत ही गर्म चाय, बहुत ज़्यादा गर्म चाय, ठीक है जी। अब इस एक्सट्रीमली का यूज करके कुछ सेंटेंसेस मैं लिखता हूँ इंग्लिश में, आप उसकी हिंदी बताएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि हिंदी मैं भी बताऊंगा आपको, लेकिन मेरे लिखते ही उसकी हिंदी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। एक्सट्रीमली टॉल बॉय, हिंदी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, बहुत ही लंबा लड़का, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे एक्सट्रीमली का यूज करके। एक्सट्रीमली फैमिली, बहुत ही गरीब परिवार। एक्सट्रीमली हंग्री, बहुत ही भूखा लड़का। एक्सट्रीमली का यूज आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब एक और जो मैंने एडवर्ब डिग्री बताया था आपको, टू, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा शब्द है टू, है ना। इसको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए जरा, एक होता है टू, इसका मतलब होता है से, को, तक। अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसका सेंस आता है, से, को, तक, है ना। और एक टू होता है ये TOO, टू, है ना। तो इसका मतलब होता है भी, यानी मैं भी, मी टू, वह भी, सी टू, या हर टू भी बोल सकते हैं। ओके, तो राहुल टू, राहुल भी, ऐसे ऑल्सो का सेंस देता है। और इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है वो होता है टू का, कि ना नहीं होना, है ना, इतना ही, है ना, यूज होता है ये। और एज एन एडवर्ब भी यूज हो सकता है, एज एन एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है। टू का मतलब, अगर मान लीजिए, अगर मैं आपको सही तरीके से समझाऊं, तो अगर आप चाय पीते हैं, आपका टेस्ट जो होता है, अगर एक कप चाय में आप 1 चम्मच चीनी लेते हैं, अगर उसी चाय में अगर मान लीजिए आधा चम्मच चीनी मिल जाए, तो वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा, है ना।
तो आप फिर वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फीका हो गया, इतना फीका हो गया जितना नहीं होना चाहिए, है ना। आपके केस में वो बहुत ज़्यादा फीका हो गया, है ना। अब अगर आपने किसी को और आप 1 चम्मच चीनी लेते हैं 1 कप में, और उसी में अगर उसने 4 चम्मच चीनी डाल दिया, तो भाई इतना भी मीठा नहीं होना चाहिए था। दैट मीन्स कि वो हो गया टू स्वीट, है ना, टू लाइट शुगर, टू स्वीट शुगर। आई गेस आपको समझ में आया होगा। यानी इतना जितना कि नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव सेंस देता है ना, किसी भी एडजेक्टिव के लिए। जैसे अगर मैं कहूँ स्ट्रॉन्ग, मतलब मजबूत, है ना। और अगर मैंने बोल दिया टू स्ट्रॉन्ग, यानी बहुत ज़्यादा मजबूत, बहुत ज़्यादा मजबूत, यानी इतना ज़्यादा कि जितना ज़्यादा उसको मजबूत नहीं होना चाहिए। हल्क हो गया है, बस छुआ और आप गिर गए, उड़ गए, है ना, तो वो हो गया टू। इसको हिंदी में एक प्रॉपर वर्ड है अति, है ना। अति यानी एक लिमिट से ज़्यादा, हद से ज़्यादा, है ना, हद से ज़्यादा, ठीक है। इसका कई मतलब निकल सकता है टू का। हद से ज़्यादा, अति, एक लिमिट से ज़्यादा, है ना, इतना ज़्यादा जितना नहीं होना चाहिए, है ना, एक सही सेंस में। तो अब इस पे बेस्ड कुछ और हम एग्जाम्पल्स देखेंगे बेटा। देखिए जैसे देखिए, पढ़े लिखे इंसान को बिजी होना एक अच्छी आदत हो सकती है कि वो व्यस्त है, ही इज़ अ बिजी पर्सन। दैट मीन्स कि वो कामकाजी इंसान है, वो बिजी रहता है। चलिए, कुछ हद तक ये बात सही है, अच्छी बात है कि आप बिजी हैं, है ना, आप काम में बिजी हैं। लेकिन अब आप काम में इतने भी बिजी ना हो जाओ कि आप अपने घर वालों को समय ही ना दो, जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, जिनके लिए आप पैसे कमा रहे हैं, और उनको ही आप अपना समय ना दें, है ना। तो फिर आप टू बिजी हैं, टू बिजी यानी अति ज़्यादा, अति कह सकते हैं, अति व्यस्त आदमी। लिटरल सेंस अगर हम बात करें इसका, तो हद से ज़्यादा व्यस्त इंसान या व्यक्ति, ठीक है, टू बिजी पर्सन। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हम क्रिएट करेंगे टू का यूज करके। टू वीक स्टूडेंट, यानी इतना कमजोर छात्र जितना कि नहीं होना चाहिए। अब आप चले गए हो 10th के बोर्ड एग्जाम तक, 10th का एग्ज़ाम है आपका बोर्ड का, और आपको आज तक इंग्लिश में ABCD भी नहीं आती, तब तो आप वीक स्टूडेंट नहीं हैं। वीक स्टूडेंट ये हो सकता है कि 10th का आपका सिलेबस तैयार नहीं है, थोड़ी सा कमज़ोर है, आपको ABCD भी नहीं आती, इसका मतलब आप टू वीक हैं, इतना ज़्यादा जितना नहीं होना चाहिए, है ना, आपसे वो एक्सपेक्टेशन नहीं है। यानी अति कमज़ोर छात्र। अब मान लीजिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक्सपेंसिव वॉच। जैसे सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन हो सकता है बेटा। देखिए, अगर मान लीजिए आपकी पॉकेट मनी है हर रोज़ की 100 रुपये, और आप वॉच तो महीने का 3000 हो गया, साल का 36,000 रुपये हो गया। मान लीजिए आपको मतलब घड़ी का शौक़ है, वॉच पहनने का शौक़ है, तो आपने अपने बजट के हिसाब से फास्ट्रैक वगैरह का ले लिया, G-Shock फास्ट्रैक वगैरह ले लिया, है ना, 1400-1500, 1600, 4000 के बीच में आपका मिल गया फास्ट्रैक। लेकिन एक वॉच आती है रोलेक्स की, है ना, डायमंड कोटेड, जो इंडस्ट्रियलिस्ट पहनते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, रिच पीपल वो पहनते हैं। तो वो वॉच आपके लिए तो एक्सपेंसिव होगी नहीं, आपके लिए एक्सपेंसिव वॉच हो सकता है राडो का, है ना, राडो वगैरह का भी वॉच आता है, वो आपके लिए एक्सपेंसिव हो सकता है, उसको लिए बजट थोड़ा करके, यानी आप खरीद सकते हो, लेकिन वो है वो एक्सपेंसिव। अब इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ना कि आप ना खरीद सको। चलो कुछ पैसे 36,000 रुपये आप साल में जुटा के आपने खरीद लिया।
अब वो इतना महंगा हो कि आप खरीद ही ना पाए। जैसे रोलेक्स, वो आपका मान लीजिए लाखों की वॉच है, तो उस आपके लिए वो वॉच टू एक्सपेंसिव है ना, इतना जितना कि नहीं होना चाहिए, यानी कि अति महंगा, अति महंगी घड़ी। ठीक है जी, तो टू का भी एग्जाम्पल हमने देखा। टू के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। अक्सर फिल्मों में चाहे बोलचाल की भाषा में लोग ना टू मच बोल देते हैं, टू मच। देखिए मच का सेंस भी होता है ज़्यादा, और टू अपने आप में ही इसका मतलब है इतना अधिक, इतना ज़्यादा जितना नहीं होना चाहिए। तो दो बार ज़्यादा की इंग्लिश हमको नहीं लिखनी चाहिए, तो ये एक्चुअली गलत है, लेकिन लोग बोल देते हैं। बहुत ज़्यादा के सेंस में है, बहुत ज़्यादा के सेंस में लोग बोल देते हैं टू मच, जो कि गलत है। टू मच नहीं बोलना चाहिए, है ना। लेकिन अगर जस्ट इन केस अगर आपसे कोई बात कर रहा है, उसने टू मच बोल दिया, उसको ये मत कह देना पॉइंट आउट करके कि भैया आप गलत बोल रहे हो, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। सेंस समझना चाहिए कि सामने वाला क्या कह रहा है। बस आप अच्छी और सही इंग्लिश सीखिए और बोलिए, है ना। सामने वाला कैसे बोल रहा है उसका मतलब समझने की कोशिश करिए, है ना, क्योंकि उसकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं हो सकती है। जैसे आपकी भी फर्स्ट लैंग्वेज हो सकता है इंग्लिश ना हो, हिंदी हो, भोजपुरी हो, तो आप सीख रहे हैं, वो भी हो सकता है सीख रहा है। हर किसी के सीखने की जो पेस होती है, गति होती है, धीमी और तेज हो सकती है। तो टू मच यानी बहुत ज़्यादा, लेकिन ये होता है गलत। टू मच नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ टू बोलो, है ना। ठीक है जी। जैसे टू मच स्वीट टी अगर बोल दें तो वो गलत है, सिर्फ टू स्वीट टी बोला जा सकता है। टू का सेंस अगर मान लो, जैसे लिखा है डेंजरस, डेंजरस मतलब होता है खतरनाक। डेंजरस एनिमल यानी खतरनाक जानवर, इसमें लग जाएगा अगर टू, तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक जानवर, इतना खतरनाक जितना नहीं होना चाहिए। अब कुत्ता खतरनाक जानवर है, लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक जानवर नहीं है, आपको फाड़ के खा नहीं जाएगा अगर आप बड़े हैं तो, है ना। लेकिन अब आपके केस में वो सिर्फ डेंजरस है, फेरोसियस नहीं है ना। आपको फाड़ के खा नहीं जाएगा, काट सकता है, तो आपके लिए वो सिर्फ डेंजरस है। लेकिन वही कुत्ता एक छोटे बेबी के लिए, छोटे बच्चे के लिए, जिसकी उम्र तीन साल या फिर 3-4 महीने, 5 महीने, 1 साल का बच्चा है, उसके लिए तो वो खतरनाक है ना, उसके लिए तो वो टू डेंजरस है। अब जैसे आपके लिए एक लायन जो है वो टू डेंजरस हो सकता है ना। तो अति खतरनाक जानवर, सेंस को आई गेस आप समझ रहे होंगे, और उसी हिसाब से इंग्लिश में बोलेंगे भी और यूज़ भी करेंगे। ठीक है, टू हो गया। अब कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे बाकी के जो हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्रीज हैं। आपको ये पता है कि एडवर्ब जो है वो वर्ब के बारे में या फिर एडजेक्टिव के बारे में या कभी कभी एडवर्ब के बारे में भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। तो उसी का एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर है डेकोरेशन मतलब होता है सजावट, और डेकोरेटेड मतलब होता है सजाया गया, सजाया गया। ये यानी ये डेकोरेटेड जो हो गया ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन अगर इसके आगे कोई नाउन आ जाएगा बेटा तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह, पार्टिसिपल की तरह काम करेगा, है ना। तो पास्ट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है और ये हो जा बन जाता है आपका एक एडजेक्टिव। पार्टिसिपल का मतलब ये कि एडजेक्टिव, व्हेन अ वर्ब वर्क लाइक एन एडजेक्टिव देन इट्स कॉल्ड पार्टिसिपल। अब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है, पास्ट पार्टिसिपल हो सकता है। डेकोरेटेड रूम यानी सजाया हुआ, डेकोरेशन, डेकोरेट मत करना मतलब होता है सजाना, और डेकोरेटेड मतलब सजाया हुआ, सजाया गया या सजाया हुआ, दोनों मतलब हो सकता है। सजाया गया कमरा या सजाया हुआ कमरा, ठीक है। डेकोरेटेड रूम। अब इसके आगे हमने लिख दिया अगर कोई ब्यूटीफुली, है ना, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड रूम, इसका मतलब हो जाएगा, ब्यूटीफुली का मतलब हो गया, ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, और ब्यूटीफुली मतलब बहुत सुंदर ढंग से, बहुत सुंदर
ढंग से, ब्यूटीफुली सजाया गया कमरा, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड रूम। ठीक है। अब देखिए जैसे कि ब्यूटीफुली हो गया। अब एक और चीज़ देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे है, हमने एग्जाम्पल देखा था, मिरर मतलब शीशा, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, ब्रोकन मिरर यानी टूटा हुआ शीशा। अगर हमने यहाँ पे जोड़ दिया बैडली, बैडली ब्रोकन मिरर, तो क्या हो जाएगा, बहुत ही, जब देखिए ये बैड में एल वाई जुड़ गया ना, ये देखिए बैड जो है ना ये एडजेक्टिव है, उसमें एल वाई जुड़ गया तो वो आपका एडवर्ब बन गया। ब्यूटीफुल क्या था, एडजेक्टिव था, उसमें एल वाई जुड़ गया, क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो बैडली, बैडली ब्रोकन मिरर यानी कि इसका मतलब ये वो कोई तरीका, जब भी एल वाई जुड़ गया ना एडवर्ब, यानी किसी काम को करने का तरीका। अब वो ब्यूटीफुल भी हो सकता है, बैडली भी हो सकता है। बैड मतलब बुरा, यानी बुरी तरह से या बुरे ढंग से, बुरी तरह से। ब्रोकन मतलब क्या, टूटा हुआ, टूटा हुआ शीशा। कुछ और एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। तो एक चीज़ और आपको सीखने को मिला कि अगर कोई एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव आपका, उसमें एल वाई जोड़ दिया, ज़्यादातर एडजेक्टिव्स के साथ होता है, तो वो एडवर्ब बन जाता है। जैसे ब्यूटीफुल में एल वाई जुड़ा, ब्यूटीफुली, बैड में जुड़ा तो बैडली, है ना। जैसे आपका और कोई अगर हम सोच पाएँ किसी एडजेक्टिव के बारे में, जैसे बैड हो गया, गुड के साथ तो एल वाई नहीं जुड़ता, गुडली नहीं होता, है ना, अपने आप पता चल जाएगा। अगर क्लियर, आपको पता है क्लियर मतलब होता है साफ सुथरा, और उसमें एल वाई जुड़ गया तो हो गया क्लियरली। अब ये हो गया एडवर्ब। क्लियर जब तक है ये था एडजेक्टिव, लेकिन जब एल वाई जुड़ गया तो ये बन गया एडवर्ब, है ना। यानी एडवर्ब ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बताएगा, वर्ब की भी विशेषता बताएगा, और कभी कभी खुद की विशेषता बताएगा। अब देखिए क्लियरली है ना। एक हम एडजेक्टिव जो है, जो हमारा पार्टिसिपल के साथ आता है, वो हम लिख लेते हैं। जैसे अगर क्लियरली शब्द जो आएगा इसके साथ, वॉश मीन्स क्या होता है, धोना, है ना। और अगर इसके थर्ड फॉर्म कर दिए तो वॉश्ड हो गया, यानी धुला हुआ, धुला गया। वॉश्ड क्लोथ्स यानी धुले हुए कपड़े, वॉश्ड क्लोथ्स यानी धुले हुए कपड़े। अब इसके आगे हमने लिख दिया क्लियरली, यानी क्लियर मतलब होता है ना साफ, तो साफ ढंग से, साफ तौर पे, है ना, साफ तरह से, साफ ढंग से, या साफ तरीके से, साफ ढंग से, साफ तरीके से, साफ तरह से, कुछ भी बोल सकते हैं आप। धुला हुआ, अब देखिए चूंकि ये क्लोथ्स है तो यहाँ पे धुला ना बोल के हम बोलेंगे धुले। अब धुलो मत पढ़ लीजिएगा, मैं इसको फिर इरेज कर देता हूँ। धुले धुले, अब धुला हुआ है इसको फिर धुले हुआ भी गलत हो गया, धुले हुए होना चाहिए। ये धुले हुए कपड़े, एक कपड़ा होता तो धुला हुआ कपड़ा होता, अगर कई कपड़े हैं तो धुले हुए बोलेंगे। तो साफ ढंग से धुले हुए कपड़े, क्लियरली वॉश्ड क्लोथ्स। ठीक है जी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे आंसर मतलब होता है जवाब, आंसर, और इसके लिए अगर हम बोले आंसर आप जो आप एग्ज़ाम में लिखते ही हैं, तो रिटेन यानी आंसर यानी उत्तर,
और रिटेन मतलब लिखे हुए उत्तर। अब भाई ये जो लिखना है वो दो तरीके से हो सकती है, या तो बहुत अच्छे ढंग से लिखा हुआ हो या बहुत बुरे ढंग से लिखा हुआ हो, हैंड राइटिंग खराब हो या बहुत कुछ हो सकता है, शब्दों का गलत प्रयोग हो, अच्छे शब्द ना यूज हुए हों। तो उसी हिसाब से तो अगर आंसर अच्छे होते हैं तो नंबर अच्छे मिलते हैं, अगर खराब होते हैं तो खराब नंबर मिलते हैं, है ना। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे कोई एक एडवर्ब आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव तो ये वर्क कर रहा है, एक एडवर्ब। तो अगर हम यूज़ करें परफेक्ट, उसमें एल लगा दिया, परफेक्टली रिटन आंसर, यानी बहुत बढ़िया। परफेक्ट मीन्स क्या होता है? बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया, हिंदी की स्पेलिंग को प्लीज़ माइंड मत करिएगा, बढ़िया ढंग से लिखे हुए उत्तर या लिखा हुआ उत्तर, है ना। बहुत बढ़िया ढंग से लिखा हुआ उत्तर। अगर आंसर्स कर देते तो लिखे हुए उत्तर हो जाता, परफेक्टली रिटन आंसर। ठीक है जी, आंसर्स कर देते तो लिखे हुए हो जाता। तो हमने एक और थॉट ग्रुप आज कर लिया ख़त्म। कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा आपको आज का क्लास और क्या कुछ नया आप पढ़ना चाहते हैं। अभी और ढेर सारे थॉट ग्रुप्स हैं और ये थॉट ग्रुप आपको लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, तो इसे प्लीज़ लाइटली मत लीजिएगा, है ना। आगे जाके बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जैसे टेंस हैं, नरेशन है, वॉइसेस हैं, सिंटैक्स है, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, सिंथेसिस है, बहुत कुछ पढ़ना है आपको, है ना। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेसिक और बहुत ज़्यादा समझ लीजिए मजबूत पार्ट है जो आपकी इंग्लिश को बहुत अच्छा बना सकता है। तो जाते जाते एक बार फिर से मैं ये कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स में बताइए और क्या नया पढ़ना चाहते हैं आप। आज का क्लास कैसा रहा, आपको कैसा लगा पढ़ के, क्या कुछ सीखा आपने। और वीडियो को चाहे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, इससे हमारे और भी दोस्तों का हेल्प हो पाएगा और भी आपके साथ इंग्लिश सीखने वाले लोग बढ़ेंगे, तो आपके साथ इंग्लिश प्रैक्टिस करने वाले भी लोग बढ़ जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दे दूँगा जिसे आप ज्वाइन करके हमारे साथ हमारी लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जितने भी डाउट्स हैं आप लाइव मुझसे पूछ सकते हैं इंग्लिश से रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग दिस लॉन्ग। अगर आप अभी तक देख रहे हैं वीडियो तो थैंक यू वेरी मच, और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्रिप्शन के लिए मैंने बोल ही दिया है, बेल आइकन चाहे तो प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिल जाया करें। थैंक यू वेरी मच।